Hello everyone. Today we are going to have a discussions on electromagnetic forces. Electromagnetic forces is the second fundamental forces you are going to study after studying the gravitational forces. आपको मैंने बता रखा है कि चार फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं. एक होता है आपका ग्रेविटेशनल फोर्सेस, एक होता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, एक होता है आपका स्ट्रॉन्ग फोर्सेस और न्यूक्लियर फोर्सेस, और एक होता है आपका वीक फोर्सेस. ठीक है, तो अभी हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को डिस्कस करते हैं. आपको अगर रिकॉल करवा दिया जाए तो आपने पढ़ा होगा कि दो बॉडी अगर इसके पास दो पॉइंट मासेस हैं. पॉइंट मासेस कहने का मतलब कि सारा मासेस जो है वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे केंद्रित है. मतलब ऐसा इसलिए किया जाता है कि उसके डायमेंशन का इन्फ्लुएंस हमारे स्टडी पे नहीं है. तो अगर न्यूटन्स ने निकाला था फंडामेंटल लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, जिसमें वो माना था कि अगर दो पॉइंट मासेस m1 है और m2 है तो इनके बीच में एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है. मतलब ये जो बॉडी अगर मान लीजिए ये A है और ये B है, तो ये B वाली बॉडी A वाली बॉडी को क्या अपनी ओर खींचेगी. मतलब फोर्स ऑन बॉडी A विद रिस्पेक्ट टू B, मतलब बाई एज अप्लाइड बाई B. ये क्या हो गया, फोर्स ऑन बॉडी A, फोर्स ऑन बॉडी A बाई बॉडी B आपने पढ़ा. और इसी तरह से B बॉडी पे A एक फोर्स अप्लाई करेगा इधर की ओर, फोर्स ऑन बॉडी B बाई ऑब्जेक्ट A. तो ये जो फोर्सेस हैं ये क्यों हैं? इट इज़ ड्यू टू बाय वर्च्यू ऑफ देयर मासेस, बाय वर्च्यू ऑफ देयर मासेस. मतलब इनके पास मास है, मतलब इसीलिए इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस आपका, जिसको आप ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं. ठीक उसी तरह अगर दो ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर कोई चार्जेस हो, मतलब जैसे दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट हो गया सपोज करिए A, दो पॉइंट चार्जेस समझिए, इसको ऑब्जेक्ट आप नहीं कहें, इट इज़ द पॉइंट चार्ज. यहाँ पे Q1 चार्ज है और इस ऑब्जेक्ट पे Q2 चार्ज है. ठीक है, तो इन दोनों के बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस लगेगा, जिसको हम लोग कूलम्स लॉज ऑफ फोर्स बोलते हैं. दिस इज कूलम्स लॉज ऑफ फोर्स है. दो चार्ज के बीच लगने वाला आपसी फोर्स. ये क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड. ये होता है मीडिया की प्रॉपर्टी. एप्सिलॉन नोड जो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, और ये Q1 Q2 आर द चार्जेस ऑफ द पार्टिकल. Q1 क्या है, चार्ज ऑन द पार्टिकल A, चार्ज ऑन पार्टिकल A, और Q2 क्या है, तो चार्ज ऑन पार्टिकल B, चार्ज ऑन पार्टिकल B. तो आप देख रहे हैं कि ये चार्जेस और इन दोनों चार्जेस की वजह से एक दूसरे पर फोर्स लगेगा. ठीक है, और ये फोर्स क्या होगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटा R स्क्वायर. ये फोर्स का मैग्नीट्यूड हुआ. ठीक है, चार्जेस पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है. मतलब अगर आप देख सकते हैं कि अगर दो चार्जेस Q1 और Q2 दोनों पॉजिटिव हैं, Q1 Q2 अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या होगा, तो दो चार्जर एक दूसरे पे जो फोर्स लगाएंगे वो रिपल्सिव फोर्स होगा. क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा. रिपल्सिव फोर्स कहने का मतलब यदि इनका चार्ज और इनका चार्ज दोनों चार्जेस अगर पॉजिटिव हैं, तो ये जो चार्ज है वो इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएगा, तो ये इसको रिपेल करेगा, इसको इस साइड की ओर फोर्स लगेगा, और इस चार्ज पे जो है इसके द्वारा इधर की ओर फोर्स लगेगा. ठीक है, ये फोर्सेस म्यूचुअल होते हैं. जो भी कूलम्स लॉज ऑफ फोर्सेस है ये म्यूचुअल फोर्सेस है. ये जो मैग्नीट्यूड है फोर्सेस का वो क्या होगा, इस पे लगने वाला फोर्सेस अगर दोनों पॉजिटिव चार्जेस है तो रिपेल करेगा, और अगर कोई एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव चार्ज है, मतलब एक पॉजिटिव और एक अगर निगेटिव है, तो इनके बीच क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा. ठीक है, हमने देखा कि ये कूलम्स लॉज ऑफ फोर्सेस है और कैसे दो चार्जेस
दो चार्जेस एक दूसरे पे, मतलब अगर दो ऑब्जेक्ट है और वो चार्ज को पॉसेस करते हैं तो कूलम्स लॉज ऑफ फोर्स के हिसाब से वो एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करेंगे। यदि उनके बीच का चार्जेस जो है, मतलब अगर मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट है, एक का चार्जेस पॉजिटिव है, इस ऑब्जेक्ट की चार्ज पॉजिटिव है और इस ऑब्जेक्ट की चार्ज नेगेटिव है, तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्टिव फोर्सेज इनके बीच में लगेगा। लेकिन अगर इन दोनों का चार्जेस पॉजिटिव है तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, उसका नेचर रिपेलिंग होगा। ठीक है, तो यहाँ तो हम मैकेनिक्स के स्टडी के चलते फंडामेंटल फोर्सेस को स्टडी कर रहे थे, तो अभी इन फोर्सेस के डेप्थ में जाना हमारे मैकेनिक्स के स्टडीज़ को अफेक्ट कर सकता है। इसीलिए ये तो हुआ कूलम्स लॉ का इंट्रोडक्शंस। और ये जो है सो क्या है, स्टैटिक, जब चार्ज क्या है, व्हेन द चार्जेस आर स्टैटिक्स, व्हेन द चार्जेस आर स्टैटिक्स, मतलब जब चार्ज अस्थिर है, ना ये मोशन में है ना ये मोशन में है, तब ये हुआ। अगर चार्जेस मोशंस में होते तो लॉरेंज फोर्सेस के हिसाब से उसका एक अलग इक्वेशंस बनता, उसकी एक स्टडी एक और डेप्थ में चली जाती। तो हम इस डायरेक्शंस में तो इसको पढ़ेंगे ही। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, ये जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स फोर्सेस है, इसमें दो पार्ट है। एक तो हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म, ठीक है, और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इसमें तो हम ये इसको काफ़ी डिटेल में पढ़ने जा ही रहे हैं, लेकिन अभी फॉर द पॉइंट ऑफ व्यूज़ ऑफ मैकेनिक्स हम लोगों ने फंडामेंटल फोर्स के तौर पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को जाना। और ये चीज़ भी डिस्कस कर लेनी चाहिए कि जितने भी एटम्स होते हैं उनका जो फंडामेंटल पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक्चुअली में क्या है, चार्ज्ड पार्टिकल है। एक तरह से आप देखें तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज, आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, 1.6 × 10⁻⁻19, और ये क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है। और प्रोटॉन पे क्या चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻19, ये क्या -19, तो ये क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन जो है वो क्या होते हैं, इन दोनों के बीच में एक फोर्स लगता है, और यही फोर्स शायद रिस्पॉन्सिबल होता है इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस में बांध के रखने में। मतलब न्यूक्लियस अगर आपका, अगर आपका इलेक्ट्रॉन अगर एटम्स में है तो वो इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से जो प्रोटॉन उस पर अप्लाई करता है, एट्रैक्टिव फोर्सेस जो है सो। ठीक है, और आप एटॉमिक लेवल पे और मतलब मॉलिकुलर लेवल पे भी बहुत सारा फेनोमेना देखेंगे जहाँ जहाँ पे दो क्या बोल सकते हैं उसको, कि मैटर आपस में कंबाइन करते हैं, मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं, दो एटम कंबाइन करते हैं, तो और सेवरल रिएक्शंस भी होता है, वहाँ भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल होता है। मैकेनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का रियल लाइफ में कहाँ कहाँ हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स देखते हैं, उसको ज़रा हम डिस्कस करना चाहेंगे इससे हट करके, क्योंकि ये मैकेनिक्स का स्टडी का हिस्सा अभी फ़िलहाल नहीं हो सकता है। ये हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, मैग्नेटिज्म्स में, काफ़ी डिटेल्स में इसके बारे में जानेंगे। लेकिन रियल लाइफ फोर्सेस में कहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हम इनकाउंटर करते हैं, तो वो जान लीजिए आप। एक फोर्स होता है नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। एक दूसरा फोर्स होता है आपके पास टेंशन फोर्स, ठीक है। और एक तीसरा फोर्स होता है आपके पास स्प्रिंग फोर्स। तो ये जो फोर्सेस हैं, ये फोर्सेस कहीं ना कहीं जो हैं सो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही एक तरह से जो है सो हैं। क्यों? क्योंकि जैसे नॉर्मल रिएक्शन के फोर्स को अगर आप जानने की कोशिश करें तो आप ऐसा समझें कि जब when two objects are in contact, जब दो ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, कांटेक्ट में होते हैं और एक दूसरे को प्रेस करते हैं, तो ये क्या होता है कि आपका फोर्सेस अप्लाई होता है अपोजिट डायरेक्शन। जैसे सपोज करिए कि ये टेबल है, ओके, दिस इज अ टेबल। यहाँ पे आपका एक ब्लॉक रखा हुआ है, इस ब्लॉक का मास m है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि ये टेबल आपका पृथ्वी के सतह पर रखा हुआ है, ठीक है। तो ऑब्वियस है कि इस मास को पृथ्वी अपने सेंटर की ओर खींचेगी, उसको ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी, मतलब इस पे एक फोर्स लगेगा mg, ठीक है। अब इस पे एक फोर्स लगा mg, जब mg इस पे फोर्स लगा तो अब तो ये टेबल है यहाँ पे, तो क्या करेगा कि ये जो फोर्स है इसकी वजह से ये टेबल को क्या होगा, प्रेस करेगा। तो क्या करेगा, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट जो है आपका, ये टेबल की सतह को प्रेस करेगा, उस पर एक बल लगाएगा,
जो इसको हम जैसे नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं n। और जब ये ऑब्जेक्ट जब इस टेबल की सतह पे एक बल लगाता है, एक फोर्स लगाता है, तो इसी फोर्स के रिएक्शन के तौर पे टेबल भी जो है सो इस ऑब्जेक्ट पे एक अपोजिट फोर्स लगाएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे n। ठीक है, तो एक बात समझ जानी चाहिए कि ये जो n है, यही n हमारा क्या है, नॉर्मल रिएक्शन है। ठीक, क्या है ये, नॉर्मल रिएक्शन है। ठीक है, अब आप समझिए इस बात को कि ये जो n आया वो पिक्चर में क्यों आया। वो पिक्चर में आया कि जब दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में थे और एक ऑब्जेक्ट दूसरे को प्रेस कर रहा था। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि प्रेस कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि अगर ये mg ना होता, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे अपना एक अट्रैक्शन फोर्स नहीं लगा रहा होता, तो ये ऑब्जेक्ट टेबल को प्रेस ही नहीं करता। और जब प्रेस ही नहीं करता तो ये दो जो फोर्सेस हैं, ये फोर्सेस पिक्चर में नहीं आते। तो कांटेक्ट फोर्स के लिए एक कंडीशन होगा कि आपस में कांटेक्ट में तो हो, लेकिन कांटेक्ट में होने के साथ साथ उसको प्रेस भी करना है, मतलब उस पर एक फोर्स अप्लाई करेगा ये ऑब्जेक्ट इस पर, तो तभी जा कर के अपोजिट में उसको जो है सो रिएक्शन मिलेगा। तो ये हुआ आपका नॉर्मल रिएक्शन। तो अब ये आप सोचेंगे कि ये कैसे जो है सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का हिस्सा है। ये ऐसे है, आप जानते हैं कि ये जो आपका ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट में यहाँ पे इसके एटम्स होंगे। ठीक है, और ये जो टेबल है, टेबल का भी अपना यहाँ पे जो है एटम्स होगा। ठीक है, तो क्या होता है कि जब दोनों ऑब्जेक्ट को आप एक दूसरे के कांटेक्ट में रखते हैं, तो इनके जो सरफेस पे जो एटम्स हैं, जो आपके ब्लॉक्स के सरफेस पे जो एटम्स हैं, टेबल के सरफेस पे जो एटम्स हैं, ये एटम्स में एक्चुअली क्या रहता है, आपका प्रोटॉन रहता है, इलेक्ट्रॉन रहता है, और ऑपोजिटिव दोनों में वही रहता है। तो ये दोनों जो आपका ये सब जो सारे कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं, यही इस नॉर्मल रिएक्शंस के फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग between the atoms and molecules of block and table. Atoms, electromagnetic force acting between the atoms and molecules of the surface of blocks and table is responsible for this normal reaction। ठीक है, तो एक चीज़ तो समझ में आ गया कि ये क्यों नॉर्मल रिएक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का हिस्सा है, जो हम रियल लाइफ्स में देखते हैं। और ये फोर्सेस हम लोग मैकेनिक्स में काफ़ी पढ़ने जाने वाले हैं। तो नॉर्मल रिएक्शन की समझ में मतलब के बारे में एक बात समझ में आ गई कि एक टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, जो बेसिकली क्या होता है कि जब कांटेक्ट में दो ऑब्जेक्ट के एटम्स जब आपस में कांटेक्ट में आते हैं और एक दूसरे पर जब वो फोर्स अप्लाई करते हैं, तो इन एटम्स का जो कॉन्स्टिट्यूएंट चार्जेस होता है, ये जाकर के एक रिजल्टेंट फोर्स को पैदा करता है, जिसको हम लोग नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कहते हैं। तो इस बात को समझ लेनी चाहिए कि ये जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अभी अप्लाई हुआ है, ये क्या होता है, नॉर्मल टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। क्या होता है ये, नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है, मतलब जो सतह के नॉर्मल होता है। अगर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जैसे यहाँ देखिए ये हुआ कॉन्टैक्ट, इसका ठीक नॉर्मल 90 डिग्री के एंगल पे ये लगा। लेकिन ये तब होता है जब हम ये मानते हैं कि हमारा फ्रिक्शंस अवेलेबल नहीं है। ऐसा भी, इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो फोर्सेस हैं वो नॉर्मल फोर्सेस, अभी अगर इनके बीच, ये जो दो ऑब्जेक्ट के बीच जो ये एटॉमिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, ज़रूरी नहीं हो कि वो नॉर्मल हो। इसका एक टेंजेंशियल कंपोनेंट भी होता है। क्या होता है, टेंजेंशियल कंपोनेंट भी हो सकता है, और एक नॉर्मल कंपोनेंट होता है। ठीक है, नॉर्मल कंपोनेंट होता है। तो ये जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है, यही कंपोनेंट जो है सो फ्रिक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फ्रिक्शन फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये भी आप समझ गए कि कहीं ना कहीं फ्रिक्शन फोर्स भी आपका जो है सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही है, क्योंकि जब दो ऑब्जेक्ट के एटम्स आपस में कांटेक्ट में हैं, तो ये दोनों के इंटरेक्शन की वजह से जो फोर्स निकला,
वो ज़रूरी नहीं है कि नॉर्मल हो, वो एक पर्टिकुलर एंगल पे हो सकता है और उसका एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट हो सकता है, एक नॉर्मल कंपोनेंट हो सकता है। तो फिलहाल अभी का डिस्कशंस में जो हम पढ़ेंगे वो ये मान के पढ़ेंगे, क्योंकि फ्रिक्शन तो हमने अभी पढ़ा नहीं है, जब हम फ्रिक्शन के बारे में जानेंगे तब इसको कंसिडर करेंगे। तो अभी हम जब इसको पढ़ेंगे तो हम ये एज्यूम करेंगे कि हमारा जो सरफेस है, जो स्टडी करेंगे वो बिल्कुल ही फ्रिक्शनल लेस सरफेस है। तो सारा नॉर्मल रिएक्शन का जो कंपोनेंट है वो नॉर्मल ही है, मतलब नॉर्मल ही कंपोनेंट हुआ जो है सो कॉन्टैक्ट फोर्स का जो कंपोनेंट हुआ वो नॉर्मल ही हुआ। ठीक है। अब दूसरी बात हमारे पास ये आ जाती है कि तो कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में हमने समझ लिया क्या होता है। अब कॉन्टैक्ट फोर्सेस के एक आध एग्जांपल्स को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि कॉन्टैक्ट फोर्स, ये तो समझ में आ गया नॉर्मल फोर्सेस, टेंशन फोर्सेस, स्प्रिंग फोर्सेस के बारे में। अब चलिए, जब कॉन्टैक्ट फोर्स को हम लोगों ने समझ लिया तो एक दो केसेस हम लोग लेके देखते हैं कि कहाँ तक हम समझ पाए हैं। सपोज करिए कि आपके पास ये रहा आपका कैसे बनाया जाए, ये रहा एक ब्लॉक है। ओके, दिस इज़ अ ब्लॉक, m मास का सपोज करिए एक ब्लॉक है, और इस ब्लॉक के ऊपर में ये रहा एक, ठीक है, वुडन फ्रेम है, और ये बेसिकली ग्राउंड फ्लोर पे है। पहले ग्राउंड ही बनाना चाहिए था मुझे, आई वॉज अ फूल। ये रहा ग्राउंड। अब इसमें आपको अगर पता करना हो कि दोनों ऑब्जेक्ट पे नॉर्मल फोर्सेस या कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या क्या लग रहे हैं, तो सबसे पहले एक चीज़ को समझ लेनी ज़रूरी है कि इस ऑब्जेक्ट को, ये जो ऑब्जेक्ट है ये हमारे ग्राउंड सरफेस को नीचे की ओर दबा रहा होगा, तो वो फोर्सेस सपोज करिए ये कॉन्टैक्ट फोर्स हुआ N1। ठीक है। अब ये ग्राउंड इसके रिस्पॉन्स में एक एक्शन दे रहा होगा, तो इस ऑब्जेक्ट पे लगा N1। ठीक है। उसी तरह से आप देखिए ये जो वुडन फ्रेम है, ये जो आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसका दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, एक तो ग्राउंड के साथ यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो ये जो है सो ग्राउंड पे प्रेस कर रहा होगा एक फोर्स N2 के साथ नीचे, और इसके अपोजिट परपेंडिकुलर लगेगा रिएक्शन फोर्सेस N2। सिमिलरली अगर ये जो फोर्स यहाँ पे, ये ऑब्जेक्ट क्या है कांटेक्ट में है, तो ये इसको प्रेस कर रहा होगा इस मास को, तो इस पे लग रहा होगा इस ऑब्जेक्ट के द्वारा इस पे क्या लग रहा होगा यहाँ पे N3। ठीक है। और इसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में ये ऑब्जेक्ट इस मास को इधर की ओर जो है तो फोर्स लगा रही होगी, ये हो गया N3। तो ये हो गया कि टोटल फोर्सेस, टोटल कॉन्टैक्ट फोर्सेस इन पिक्चर क्या है। ठीक है। अब अगर आप देखा जाए कि सपोज करिए ये एंगल थीटा है, हम ये मानते हैं कि ये एंगल थीटा है, तो इस केसेस में अगर हमको ये निकालना हो कि अब कितने फोर्सेस लग रहे हैं इस मास m पे, मतलब व्हाट आर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस ब्लॉक, तो कितने फोर्सेस इस ब्लॉक पे लग रहे हैं। अगर हम ये माने एज्यूमिंग द ब्लॉक, फाइंड, सवाल ये है फाइंड द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ब्लॉक ऑफ मास m, इस मास पे कितने फोर्सेस लग रहे हैं। तो इस पे अगर हम ये मानते हैं कि पूरा का पूरा जो मास है, इतना बड़ा जो ब्लॉक है, उसको एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मानते हैं जिसका मास m है, तो ये हो गया पॉइंट ऑब्जेक्ट में तब्दील हो गया। इस पे अगर देखिए तो एक फोर्स जो है सो ग्राउंड जो है, ये जो आपका सरफेस है, ये सरफेस ऊपर की ओर लगा रहा है, वो फोर्स हो गया N1। ठीक है। ये फोर्स किसने लगाया, ये फोर्सेस इस ग्राउंड ने लगाया। अब देखिए एक आपका N1 नीचे भी दिख रहा है, तो आप कंफ्यूज न हो, ये N1 वो फोर्स है जो ये मास ग्राउंड पे लगा रहा है। हमने सवाल क्या पूछा है, फाइंड द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ब्लॉक ऑफ मास m। तो इस पे लगने वाला फोर्स एक तो हो गया N1 जो ऊपर की ओर ग्राउंड लगा रहा है, दूसरा ये जो मास इस पे टिका हुआ है ऐसे, तो वो इसको प्रेस कर रहा है N3 फोर्स के साथ। तो अगर ये एंगल आप देख रहे हैं, यहाँ देखिए, अगर ये एंगल आपका थीटा है, दिस इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा, तो कहीं ना कहीं जो है सो परपेंडिकुलर है ये, इसके साथ ये एंगल भी मेरा थीटा ही बन रहा होगा, दिस इज ऑल्सो थीटा। ओके, तो कह सकते हैं कि ये जो ब्लॉक है वो उसको इस डायरेक्शंस में N3 फोर्स लगा रहा है, और ये N3 फोर्स नॉर्मल के साथ, मतलब ये अगर नॉर्मल है तो इसके साथ थीटा बना रहा है, थीटा एंगल बन रही है। ये हो गया इस मास पे लगने वाला फोर्स। अगर आप इसको कंपोनेंट में तोड़ेंगे तो जैसे इसको ले लिया आपने x एक्सिस और इसको ले लिया आपने
वाई एक्सिस। अब अगर आप तोड़ोगे तो क्या होगा, इस N3 का एक कंपोनेंट हो गया इधर जिसको बोलते हैं N3 कॉस साइन थीटा, और एक कंपोनेंट हो गया इसका नीचे जो हो गया N3 कॉस थीटा, और साथ में ये हो गया इस पे लगने, इस मास पे आप एक फोर्स भूल रहे हैं, और वो फोर्स है कि ग्रेविटी, पृथ्वी इसको mg फोर्स से नीचे की ओर अट्रैक्ट कर रही होगी। तो एक फोर्स अगर आपको लगाना होगा तो नीचे एक और लगेगा, तो मतलब N3 cos थीटा तो लगा ही, और साथ में mg जो कि आपका अर्थ अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो ये हो गया आपका टोटल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ब्लॉक ऑफ मास m हो गया। उसी तरह से आपसे पूछा जाए कि इस बॉडी पे कितना टोटल फोर्स लग रहा है, तो एक चीज़ देखो इसमें कि हम इसको फोर्स निकालने के लिए क्या करना होगा कि इसको हम एज्यूम करेंगे पॉइंट मास, मतलब कि पॉइंट मास मतलब कि इसके पास जो मास है अब वो इस पॉइंट में आकर के केंद्रित हो गया, ये पॉइंट मास हो गया। अब देखो इस पे एक फोर्स लग रहा है ग्राउंड के द्वारा N2 ऊपर की ओर परपेंडिकुलर, तो ये लग गया मेरा N2 फोर्स ऊपर की ओर, ठीक है। दूसरा देखो इस पे एक फोर्स लग रहा है N3। अब ये देखो कि ये एंगल थीटा है, ठीक है, ये एंगल थीटा है, तो कहीं ना कहीं ये भी एंगल यहाँ पे थीटा होगा, तो ये पर क्या होगा, यहाँ से ये भी आपका थीटा होगा। तो आप ये कह सकते हो कि इस ऑब्जेक्ट पे जब दूसरा फोर्स लग रहा है N3, किधर लग रहा है, इस मास के द्वारा इस पे N3 इधर की ओर लग रहा है, ये हो गया आपका N3, ठीक है। तो ये N3 ऊपर की ओर लग रहा है, और इसका एक वेट, अगर इसका एक मास होगा तो इस पर एक वेट भी नीचे की ओर लग रहा होगा, तो अभी उसको नहीं कंसीडर करें, N3 हो गया। तो जब आप इसको देखेंगे ये एंगल थीटा हो गया, ठीक है, ये एंगल थीटा हो गया। तो एक अगर इसका वेट, इसके वेट की वजह से एक फोर्स ग्राउंड नीचे की ओर लग रही होगी, तो वो W नीचे की ओर लग रही होगी। तो अब जब कंपोनेंट में तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये N2 और प्लस इसके वजह से एक प्रोजेक्शन जाएगा, तो ये हो जाएगा N3 cos थीटा, और इधर एक प्रोजेक्शन हो जाएगा N3 sin थीटा। तो ये हो गया मेरा नॉर्मल रिएक्शन फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी। तो इसको तो हमने समझा नॉर्मल रिएक्शन फोर्सेस। एक और केसेस हम देखते हैं, वो केसेस हमारा कुछ इस तरह का है कि जैसे सपोज करिए कि ऐसा है, ठीक है, ऐसा है, और हमारा ऑब्जेक्ट कुछ ऐसे, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसका भी एक मास होगा, और ये भी एक फोर्स से क्या होगा, ये दोनों दीवार को प्रेस कर रहा होगा। ये क्या वाल ही है एक तरह से, ठीक है, ये भी एक वाल है। तो इसका इस पूरे जो मतलब बॉडी का मास है वो दो जगह कांटेक्ट में है, दो जगह ये जो ऑब्जेक्ट है वो दो जगह इस वाल को प्रेस कर रहा है। तो इसके रिएक्शन में इसको एक रिएक्शन फोर्स ऊपर की ओर लगेगा, ठीक है। अगर ये मान लीजिए कि A है और ये पॉइंट अगर B है, आप इसको लिखें NA फोर्स, ये जो ग्राउंड सरफेस है वो ऊपर लगाएगा। अब यहाँ जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, तो इन दोनों पॉइंट का जो है नॉर्मल, मतलब ये NB, ये होगा नॉर्मल रिएक्शंस का डायरेक्शन, ठीक है। तो बड़ा होशियारी से अभी बना दिए। अब इस केसेस में बना के देखिए कि नॉर्मल रिएक्शन कैसे लगता है। ये हो गया, और सॉरी, और यहाँ आपका मास इस बार ऐसा है, ठीक है, ये मास है, और ये क्या है, तो ये ग्राउंड मतलब वाल है, दो वाल है, परपेंडिकुलर वाल है। अब उस पर ये अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ तो ये देखिए ये वाल कहीं ना कहीं छोटा है, ठीक है। तो ये वाल की वजह से जो इस पे नॉर्मल रिएक्शंस लगेगा वो क्या लगेगा, ऐसा लगेगा N1। इसको अगर आप B मानते हैं तो ये हो जाएगा NB, और इस पॉइंट पे कैसा लगेगा, ये हो जाएगा NA। अब एक चीज़ आपको समझनी चाहिए कि ये केसेस को देखिए, ये केसेस को देखिए, यहाँ क्या था, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था, तो आपको पता है कि नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द कॉमन, जो उनका कॉन्टैक्ट कॉमन कॉन्टैक्ट के परपेंडिकुलर। तो ये इसका क्या है कि इसके भी परपेंडिकुलर है, इस पॉइंट के, इसके ऑब्जेक्ट के पॉइंट के भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। और इस केसेस में देखिए आपका नॉर्मल रिएक्शंस का एंगल ओरिएंटेशंस कैसा है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी ध्यान में रखने वाली है बातें हैं।
नॉर्मल रिएक्शंस को खास तौर पे लेकर के जो है सो। तो नॉर्मल रिएक्शंस के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ऑब्जेक्ट जो है मतलब उसको जब प्रेस करेगा तभी हम नॉर्मल रिएक्शन जो है सो निकालेंगे। जैसे सपोज करिए आपके पास एक और केस है ऐसा, ये है ऐसा ऐसा और एक ऐसा है, मतलब ये सरफेस है इस तरह से सीढ़ी, इसको आप स्टेयर्स बोल सकते हैं, स्टेयर टाइप का सरफेस है। और यहाँ पे एक आपका सर्कुलर ऑब्जेक्ट जो है मतलब स्फेरिकल ऑब्जेक्ट आज बन पाएगा हमसे तो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट जो है ठीक है, ये आपका स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है। अब इसको सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट मानिए, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट मानिए, मतलब एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट यहाँ पे अवेलेबल है ऐसे रखा हुआ। अभी के सिचुएशंस में अगर आप देखेंगे ये इस पॉइंट को कांटेक्ट भी कर रहा है, टच भी कर रहा है। अभी के सिचुएशंस में अगर आप देखेंगे तो इस स्फीयर का एक मास होगा और इस मास की वजह से पृथ्वी इसको अपनी ओर आकर्षित करेगी, मतलब एक फोर्स नीचे जो है mg लगेगा। और इस mg फोर्स की वजह से क्या होगा कि ये ऑब्जेक्ट इसके सरफेस को प्रेस करेगा और इसीलिए जो है से इस पे एक रिएक्शन फोर्स ऊपर की ओर जो है सो लगेगा, जो इस स्फेरिकल के सेंटर को पास, मतलब कि एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा जो उसके सेंटर को पास करेगा, ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ठीक है, अब एक चीज़ जो बात में आ गई सामने कि यहाँ भी कांटेक्ट में है, लेकिन क्या ये स्फीयर इसको प्रेस कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है नॉर्मल रिएक्शंस के लिए। अगर अभी यहाँ पे नॉर्मल सिचुएशंस है जिसमें सारा वेट परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड लग रहा है, जो वेट फोर्स है, तो इसका मतलब है कि ये यहाँ प्रेस नहीं कर रहा है, तो यहाँ जो नॉर्मल रिएक्शंस होगा Na, अगर ये पॉइंट A है तो ये Na रिएक्शंस क्या होगा, 0 होगा, समझ गए। लेकिन अगर इसको एक रस्सी से बांध करके अगर इसको खींचा जाए, यहाँ पे कोई बंदा जो है इसको, ये कोई यहाँ पे एक बंदा है जो क्या करता है तो रस्सी से इसको पकड़ के खींचता है, इधर की ओर खींचता है, जिसमें एक टेंशन डेवलप हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि अब नॉर्मल रिएक्शन जो है सो ये यहाँ पे प्रेस करेगा, ये ऑब्जेक्ट जब प्रेस करेगा तो क्या होगा कि ये पॉइंट पे जो कांटेक्ट होगा तो ये एक नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई करेगा जो इसके नॉर्मल रिएक्शन इसके सेंटर से क्रॉस करेगा। याद रखिए, कभी भी स्फेरिकल सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट होगा या सिलेंड्रिकल होगा तो जब जिस पॉइंट पे वो प्रेस होगा नॉर्मल रिएक्शन उसके अपोजिट में लगेगा और वो नॉर्मल रिएक्शन उसके सेंटर से पास होना चाहिए। मतलब जैसे इसका सेंटर सपोज करिए ये है तो इसके सेंटर से ये पास करेगा, तो एक तो नॉर्मल रिएक्शन N1 लगा और इसकी वजह से N2, 2 नॉर्मल रिएक्शन इस पर लगेंगे जो है सो। ठीक है, अब हम लोग नॉर्मल